हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो यार, आज हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 हमारा विलियन सॉल्यूशन। तो आज हम उसके सारे क्वेश्चंस को देखने वाले, ठीक है। विलियन चैप्टर को पूरा वन शॉट पे खत्म करेंगे। जितने भी इससे आपके सॉल्व क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इसके जितने न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सब कुछ इस वीडियो पे आज देखने वाले, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के बाद आपका इस चैप्टर से सब कुछ क्लियर होने वाला है। जितने क्वेश्चन फंसते सब प्रीवियस ईयर के पेपर से ढूंढ के निकाले और एक एक क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। बस यार आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है और एकदम मस्त तरीके से इस चैप्टर से आज के बाद आपको शंका दूर कर देनी, क्योंकि एकदम मस्त तरीके से सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल जितने भी है सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो बस यार वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि हमने प्रीवियस ईयर से ढूंढ के निकाले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप देखो एक एक करके शुरू करते। तो देखो सबसे पहले हम इसकी सारी परिभाषाओं को देखेंगे, जितनी इस चैप्टर से परिभाषाएं, डेफिनेशन पूछी जाती है उनको देखेंगे। फिर हम इसके बाद न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पहले इसकी जितनी भी परिभाषाएं, जितने भी नियम हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि मोलरता को परिभाषित कीजिए, या मोलरता किसे कहते हैं इसको बताइए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी एकदम आसान। तो देखो मोलरता क्या होती है, हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी। अभी आपको केवल परिभाषा इतनी लिख के छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। कैसे लिखना है पूरा बताएंगे, कैसे नंबर आपको एग्जामिनर से पूरे लेने, ठीक है। तो देखो मोलरता क्या होती है, आपसे कहा गया किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। क्या कहा गया, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मान लो कोई विलयन है, ठीक है, यहां पे कोई आपका विलयन या सॉल्यूशन है, ठीक है। ये विलयन या सॉल्यूशन एक है आपका, जिसका आयतन क्या है, 1 लीटर। आपसे कहा गया ना किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मतलब ये कोई आपका विलयन है जिसका आयतन क्या है, 1 लीटर, ठीक है। सिंपल क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक विलयन लिया जिसका आयतन 1 लीटर है। अब आपसे कहा गया किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मतलब कोई विलयन जिसका आयतन 1 लीटर है, इसमें जितने भी मोल विलेय के उपस्थित होंगे, जितने मोल विलेय के उपस्थित होंगे वही उसकी मोलरता कहलाएगी। क्योंकि कहा गया है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो किसी विलयन का आयतन अगर 1 लीटर है, उसमें जितने मोल विलेय के उपस्थित होंगे वही उसकी मोलरता कहलाएगी। अब बात आती है मोलरता के फॉर्मूले की। तो मोलरता के फॉर्मूले की, और अभी इसका मात्रक भी देखेंगे। तो देखो मोलरता जो होती है इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। और मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, या विलेय के मोल डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। विलयन का आयतन किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। यही चीज़ सिंपल 1 लीटर का आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, लीटर में। तो आपका मोलरता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। और यही से अगर आप इसका मात्रक निकालना चाहो तो मात्रक क्या हो जाएगा, मोल है ऊपर तो मोल, और नीचे क्या है, लीटर है तो लीटर। तो मोल प्रति लीटर जो होता है वो मोलरता का मात्रक होता है। और इसे एक तरह से आप और लिख सकते हो, देखो कैसे। आपको मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा विलेय के मोल, विलेय के मोल, ठीक है। अगर मान लो आपको आयतन मिलीलीटर पे क्वेश्चन पे दिया जाए तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे जैसे मिलीलीटर पे दिया हो तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, विलयन का आयतन यहाँ पे मिलीलीटर पे हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 का गुणा, ठीक है। तो ये एक मोलरता का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये आपका बना, ये 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आपके मोलरता के हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। अगर लीटर पे दिया हो तो इसी टाइप से रख दो, और कहीं मिलीलीटर पे दे दे तो यहाँ पे मिलीलीटर पे लिख देना और ऊपर कर देना 1000 का गुणा, ठीक है। तो ये था कि मोलरता क्या होती है उसको परिभाषित कीजिए। तो ये तो समझ में आ गई कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे एकदम आसानी से समझ लिए ये सूत्र। अब बात आती मोलरता से बेस न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आपको क्या बताते, जो प्रीवियस ईयर पे आपका न्यूमेरिकल पूछा गया इस मोलरता से, तो उसका एक न्यूमेरिकल आपको बता दे, जिससे अगर वो एग्जाम में फंसे तो आप कर लो, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लो, आप चलते न्यूमेरिकल की ओर।
आप देखो जो इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उसे देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप ध्यान से पढ़ो। कह रहा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, आपसे क्या दिया गया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन पे जो दिया हो उसे सिंपल नोट कर लो। तो यहाँ पर से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन पे दिया गया 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो सिंपल यहाँ से लिख लो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड किस में घुला है, 200 मिलीलीटर जल में घुला है। मिलीलीटर पे दिया है तो ये क्या है, ये विलयन का आयतन दिया है, आपको यही पहचानना है। मिलीलीटर पे दिया है, आपको कहा था ना लीटर या मिलीलीटर पे क्या दिया जाएगा, विलयन का आयतन। तो ये मिलीलीटर जल में घुला है, मतलब ये क्या है, विलयन का आयतन। तो सिंपल ये 200 मिलीलीटर क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन हो जाएगा। आप देखो ये विलयन का आयतन हो जाएगा, 200 मिलीलीटर विलयन का आयतन हो जाएगा। अब बात आती है NaCl क्या है, NaCl क्या विलेय है, क्योंकि विलेय को ही तो विलयन में घोला जाता है, तभी तो मोलरता निकलेगी। क्योंकि मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। लीटर पे हो तो लीटर पे, मिलीलीटर पे हो तो ऊपर 1000 का गुणा कर दो। तो सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं और हमें क्या निकालना है, मोलरता ही निकालना है। तो यहाँ पर से निकालते हैं मोलरता बराबर, मोलरता बराबर। देखो अगर कॉपी पे लिखना बोर्ड की तो इस टाइप से पहले लिख देना। देखो पहले सॉल्व लिखना, एकदम स्टेप के नंबर मिलते हैं। ठीक है, स्टेप के नंबर मिलते हैं, क्वेश्चन भले लास्ट पे गलत कर दो लेकिन स्टेप वाइज अगर नीचे तक आओ तो एग्जामिनर नंबर आपको देगा। ठीक है, तो स्टेप के नंबर मिलते हैं, तो इसलिए सीखो। पहले इतना लिख दिया जैसे 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। आप 200 मिलीलीटर विलयन का आयतन है, आपको निकालना क्या है, मोलरता। तो मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दी, मतलब मोलरता में निकालना है। तो यहाँ से अब नीचे से मोलरता का फॉर्मूला लगाते हैं, मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल या विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन आपको किस में दिया गया, लीटर में कि मिलीलीटर पे, आपको दिया गया मिलीलीटर पे। तो क्या करो, ऊपर कर दो 1000 का गुणा और आयतन रख देना मिलीलीटर पे। ठीक है, ऊपर कर दिया 1000 का गुणा, आयतन रख देंगे मिलीलीटर पे, सारी वैल्यू रखो। आप देखो बात आती है एक चीज़ की कि विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार और बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर पे कितना दिया गया, 200, तो 200 रख दो और ऊपर क्या हो जाएगा 1000 का गुणा। ठीक है, देख लो ध्यान से, ऊपर क्या हो जाएगा 1000 का गुणा। अब यहाँ 200 से 1000 काट दो, आ जाएगा 5। तो यहाँ से आ जाएगा भार बटे में अणुभार और गुणे में क्या आ जाएगा 5। देख लो ध्यान से, ये कैपिटल M की वैल्यू आई। ठीक है, किसकी वैल्यू आई, कैपिटल M की। कैपिटल M क्या है, मोलरता। तो मोलरता बराबर आ गया भार बटे में अणुभार इंटू 5। ठीक है, क्योंकि 200 से क्या किया हमने, यहाँ पे 1000 को 200 से काट दिया जिससे आ गया 5, तो यहाँ पे 5 का हो गया गुणा। ठीक है, तो सिंपल ये चीज़ हो गया। अब बात आती है इसे आगे सॉल्व करने की। ठीक है, अब हमें भार तो पता है विलेय का 5.85, लेकिन अणुभार नहीं पता। अणुभार आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, मोलरता, मोललता, मोलंश जितने भी अभी पढ़ाएंगे सब पे आपको अणुभार की जरूरत पड़ेगी, तो आप अणुभार निकालना सीख लो। अगर नहीं आता तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, आपको मिल जाएगी। ठीक है, उस पे देख लेना अणुभार निकालने की एकदम ट्रिक, या आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे अणुभार निकालने की ट्रिक और चैनल का नाम लिख देना आगे स्टडी का अड्डा अनुज, तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, एकदम ट्रिक से हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना किसका, NaCl का। तो आपको ये चीज़ याद रख लेना है कि देखो NaCl में Na का जो होता है वो होता है 23 और Cl का जो होता है वो होता है 35.5। ठीक है, Na का अणुभार होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो यहाँ पर से अगर हम NaCl का अणुभार निकालें तो क्या आ जाएगा, Na का 23 और इसका ये, तो बस इसको जोड़ देना है, आपका अणुभार निकल आएगा। इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 58.5। ये आ गया अणुभार। देख लो ध्यान से, एकदम आसान होता है। क्या करना था, केवल जोड़ देना था, लेकिन जब याद होगा तभी तो जोड़ोगे। सोडियम का 23 होता है और ये याद कैसे होगा, प्रैक्टिस करने से। आपको इतने क्वेश्चन कराए हुए ट्रिक से कि आप अगर उनकी प्रैक्टिस कर लेते तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ दो तो NaCl का अणुभार आ जाएगा 58.5। आप यहाँ पर से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल M इक्वल टू भार बटा अणुभार था, तो भार कितना है, भार है 5.85, तो यहाँ पे रख दो 5.85
5 और अणु भार कितना है 58.5, तो यहाँ पे रख दो 58.5 और गुणे में क्या हो जाएगा आपका 5, तो 5 रख दो। आप इसे सॉल्व करो। देखो यहाँ पे ऊपर 2 अंक पे दशमलव, नीचे 1 अंक पे दशमलव, तो नीचे एक 0 बढ़ा लो और दोनों ऊपर नीचे के दशमलव काट दो। देखो ध्यान से समझो, यहाँ ऊपर 2 अंक पे था, नीचे 1 अंक पे था, तो एक 0 बढ़ा लिया, दोनों के दशमलव हट गए। अब कैपिटल M इक्वल टू आ जाएगा 585 बटे में 5850 और गुणे में 5। ठीक है, आप देखो 585 से 5850 को काट दो, बचेगा 10, तो m बराबर आ गया 5/10। इसे सॉल्व करोगे तो m बराबर आ जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर मात्रक होता है, अभी आपको बताया था। तो इस टाइप से आप मोलरता को निकाल सकते हो। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको परिभाषा भी समझा दी थी कि मोलरता की परिभाषा क्या होती है। विलेय के आपसे कहा था कि किसी विलेय के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और मोलरता का एक न्यूमेरिकल भी लगा लिया। आप मोलरता तो क्लियर हो चुकी। यही क्वेश्चन 2-3 बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पे, तो इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना और इसी टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लगा सकते हो। केवल फॉर्मूला लगा देना। यहाँ से मोल की बात आती है, मोल बराबर भार बटा अणु भार बस निकालना आना चाहिए, तो आप सब कुछ कर सकते हो। सोडियम क्लोराइड का निकालना था NaCl का, तो सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ दो 58.5। यहाँ पे वैल्यू रख दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चलते अगली परिभाषा की ओर और उससे भी बेस्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो बस वीडियो को आखिर तक इसी टाइप से देखते रहना। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है मोललता को परिभाषित कीजिए। मोललता क्या होती है, ठीक है, तो इसे भी एकदम मस्त तरीके से समझते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि मोललता क्या होती है, इसे समझाइए। ठीक है, तो देखो मोललता की परिभाषा है किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। आपकी मोलरता पे क्या था, किसी विलेय के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। लेकिन मोललता के पे क्या है, देखो मोललता के पे क्या है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है विलायक, उसमें विलयन था, इसमें है विलायक, बस इतना फर्क है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा मोललता बराबर, और मोललता को ये जान लो, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को कैपिटल M से, लेकिन आपका मोललता को स्मॉल m से। और इसका फॉर्मूला होता है मोललता स्मॉल m बराबर आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या और बटे में विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। मोललता आपकी स्मॉल m बराबर हो जाएगा विलेय के मोल बटे में विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, विलायक का भार किलोग्राम में। और अगर कहीं जैसे उस पर लीटर पे था तो हमने मिलीलीटर पे लिखा, तो ऊपर 1000 का गुणा किया, वैसे इस पे भी कर सकते हो। स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा विलेय के मोल बटे में क्या हो जाएगा, विलायक का भार, और वो भी किस में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते ग्राम में, और ऊपर क्या कर देते 1000 का गुणा। जैसे उस पे था मोलरता पे, वैसे ही आपका मोललता पे है, बस उस पे लीटर और मिलीलीटर था, इसमें किलोग्राम और ग्राम है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले बने जाके। और इसके मात्रक की बात आती तो मोल और बट्टे में किलोग्राम, तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, आपका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। तो आपसे कोई मात्रक पूछे तो आप बता सकते हो मोल प्रति किलोग्राम। परिभाषा क्या है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार किलोग्राम में, अगर किलोग्राम पे दिया है तो। और अगर ग्राम पे आपको न्यूमेरिकल पे दिया जाए तो ऊपर 1000 का गुणा कर लो, नीचे कर दो विलायक का भार ग्राम में। ठीक है, तो समझ में आया मोललता की परिभाषा और ये इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक। आप चलते हैं इससे भी बेस्ट एक न्यूमेरिकल लगाते हैं जो कि पिछले वर्ष पे एग्जाम में पूछा जा चुका, तो इसे भी नोट करो जल्दी। आप देखो जो न्यूमेरिकल इस पे वो क्या पूछा जाता है एग्जाम पे। तो न्यूमेरिकल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आसानी से समझना और एकदम अच्छे से। ठीक है, तो देखो कहा गया 14.625 ग्राम
सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया, प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। आपको इस बार क्या दिया गया है, 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड, उसमें और उसको किस में विलय किया गया, 250 ग्राम जल में। ठीक है, आपसे कह रहा है मोललता की गणना करो, तो एकदम आसान क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से लग जाएगा। देखो पहले यहाँ पे लिखते हैं, आपका कितना है 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा जैसे मोलरता पे था। आप 250 ग्राम जल में, तो 250 ग्राम जल में विलय किया गया। ठीक है, 14.625 ग्राम NaCl, 250 ग्राम H2O में क्या किया गया, विलय किया गया। इतना समझ में आया। अब इतना हो गया, आप देखो क्या होगा, यहाँ से 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया। आपसे कह रहा प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए, तो यहाँ से लिख देते हैं मोललता बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी टाइप से स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला लगेगा मोललता, और मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते तो फॉर्मूला हो जाएगा विलय के मोल, और बटे में क्या हो जाएगा, विलायक का भार। और भार किस पे दिया गया भैया, ग्राम में दिया गया, देख लो ध्यान से। तो ऊपर कर दो 1000 का गुणा, ऊपर क्या कर दो 1000 का गुणा कर दो। देख लो भार आपका 250 ग्राम था, तो हमने ऊपर 1000 का गुणा कर दिया। आप देखो विलय के मोल का फॉर्मूला क्या होता है, विलय का भार बटे में विलय का अणुभार, जैसे उस पे था तो वैसे ही सेम भार बटे में अणुभार। लिखना चाहो तो पूरा लिख लेना, विलय का भार बटे में विलय का अणुभार, और बटे में बात आती विलायक का भार। विलायक का भार कितना है 250, तो 250 रखो और ऊपर 1000 का गुणा कर दो। ठीक है, 250 और ऊपर 1000 का गुणा, 250 से 1000 को काट दो तो बच जाएगा 4। ठीक है, 250 से 1000 को काटोगे बचेगा 4। अब बात आती भार है कितना 14.625 ग्राम, और ये किसका भार है, विलय का, तो रखो 14.625 बटे बात आती अणुभार की। अभी आपको NaCl का अणुभार निकाला था, NaCl सोडियम का क्या होता है बताओ जल्दी, भी बताया था 23, क्लोरीन का 35.5, जोड़ दो कितना आया था 58.5, तो सिंपल यही वैल्यू रख दो 58.5, और ऊपर क्या हो जाएगा 4 का गुणा। आप सिंपल इसे सॉल्व कर लो, देखो 14.625 बटे में 58.5 गुणे 4, आप सॉल्व करो। देखो यहाँ से इसे इन दोनों को काटोगे तो आएगी वैल्यू 1/4। आप चाहे सॉल्व करके देख लेना, देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1/4। आप सॉल्व कर लेना, टाइम लगेगा। ठीक है, तो 1/4 आएगी, और 4 को 4 से काट दोगे तो आपका पूरी जो वैल्यू आएगी केवल 1 आएगी। और मात्रक होता है मोललता का मोल प्रति किलोग्राम, तो 1 मोल प्रति किलोग्राम जो होगी वो आपकी मोललता आ जाएगी, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सॉल्व कर लेना है, आसान तो यार, इन दोनों पे भाग दे लेना, 1/4 आएगा, और इसकी वैल्यू पहले से ही 4 है क्योंकि 250 को 1000 से काट दिया, बचा 4। ठीक है, अब तो 4 है, 1 मोल प्रति किलोग्राम आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। इसीलिए कह रहा है कि एकदम अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में फंसे, और आप इनको तुरंत कर लो। ठीक है, तुरंत कर लोगे, इतनी तो गारंटी। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। आप देखो जो अगला नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास वो है मोल अंश को परिभाषित कीजिए। मोल अंश या मोल फ्रैक्शन इंग्लिश पे कहते हैं इसे, और एक इसका दूसरा नाम होता है मोल प्रभाज। क्या नाम होता है, मोल प्रभाज। तो देखो मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या। विलयन में उस अवयव भी कह सकते हो या घटक भी कह सकते हो, यहाँ पे लिख लो अवयव या घटक चाहे जो कहो। ठीक है, यहाँ पे भी चाहे घटक कह लेना, जो आपको आसान लगे, घटक या अवयव। ठीक है, तो विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या, विलयन में उस अवयव या घटक के मोल तथा विलयन के सभी अवयवों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा अभी समझ में नहीं आएगी, अभी समझाएंगे। देखो मान लो कोई विलयन है, अब एकदम आसानी समझना, मान लो कोई विलयन है, आपसे कहा गया घटक या अवयव ये क्या चीज़ है। ठीक है, मान लो कोई विलयन, तो विलयन में कौन कौन होता है पहले बताओ। पहला तो होता है भाई साहब हमारे पास विलेय, और दूसरा ही होते हैं हमारे पास भाई साहब विलायक। 2 लोग होते हैं विलयन में, सही से बताओ, यही 2 लोग होते हैं ना। विलयन किससे मिलके बना, विलेय प्लस विलायक से मिलके बना है, इतना तो पता है सिंपल। तो सिंपल यही चीज़ कहा गया कि विलयन में उपस्थित किसी घटक, घटक का मतलब चाहे विलेय या विलायक। ठीक है,
ठीक है, चाहे विलेय या विलायक। तो इन चीज़ों की घटक का मतलब यही है कि विलेय या विलायक। ठीक है, तो विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या विलयन में उस अवयव के मोल तथा विलयन के सभी अवयवों की मोलों की संख्या का अनुपात होता है। मान लो किसी घटक, चाहे विलेय का, चलो निकाल के दिखाते हैं। मान लो हम आपसे कहें विलेय का मोल अंश या विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल अंश आपको निकालना हो, ठीक है, विलेय का मोल अंश निकालना हो, ठीक है, तो आप उसे कैसे निकाल सकते हो? तो देखो कहा गया जिस घटक के मोलों की संख्या विलयन में उस अवयव या घटक के मोल, तो हम विलेय के निकाल रहे हैं तो पहले किसके मोल रखेंगे? विलेय के। एकदम ध्यान से समझना, विलेय के मोल, और बटे में क्या कर देंगे? विलयन के मोलों की संख्या। देखो क्या कहा गया, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या विलयन में उस अवयव या घटक के मोल, देखो उसी अवयव के मोल हमने लिए जिसका मोलांश निकाल रहे हैं। विलेय के ले रहे हो तो ऊपर विलेय का रखो। देखो दोनों समझाते चले। मान लो विलायक का ले ले, विलायक का मोलांश ले ले हम, ठीक है, विलायक का ले ले, तो क्या करना है? ऊपर विलायक का रखना है, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या ऊपर किसकी रखनी? विलायक की रखनी। अगर विलेय का मोल अंश निकालो तो ऊपर विलेय के मोल रखो, अगर विलायक का मोल अंश निकालो तो ऊपर क्या रखो? विलायक के मोलों की संख्या। और नीचे आपको क्या हो जाएगा? नीचे का गया विलयन के सभी अवयवों की मोलों की संख्या का अनुपात। अनुपात का मतलब यही भाग कर देना है, ठीक है। और सभी अवयव कौन कौन से अवयव हैं? विलेय और विलायक, तो दोनों की अवयव का योग हो जाएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा विलेय के मोल, विलेय के मोल प्लस का विलायक के मोल, प्लस का विलायक के मोल। ये सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। विलेय का मोल अंश बराबर हो जाएगा विलेय के मोल बटे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। इसी टाइप से जो विलायक का मोल अंश होगा उस पे भी नीचे वही विलयन के मोल करने, तो यही चीज़ सेम हो जाएगा। विलेय के मोल प्लस क्या हो जाएगा? विलायक के मोल, विलायक के मोल, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा, देख लो ध्यान से। सिंपल, अगर विलेय का मोल अंश निकालना तो ऊपर विलेय के मोल रखो, बटे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, और विलायक का निकालो तो विलायक के मोल और बटे में विलेय प्लस विलायक के। मतलब कहना यह है कि विलयन में किसी घटक या अवयव, घटक या अवयव का मतलब विलेय और विलायक, तो विलयन में किसी घटक या अवयव के अगर आपको मोल अंश निकालना है तो उसके मोल, जैसे जैसे विलेय का निकालो तो विलेय के मोल और बटे में विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल का मतलब विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। देख सकते हो, विलेय का मोल अंश बराबर विलेय के मोल बटे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलायक का मोल अंश बराबर विलायक के मोलों की संख्या या विलायक के मोल बटे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। परिभाषा पढ़ लो, विलयन में उपस्थित किसी घटक या अवयव के मोलों की संख्या विलयन में उस अवयव या घटक के मोल तथा विलयन के सभी अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया। आप बात करते इससे बेस जो न्यूमेरिकल, इससे बेस तो न्यूमेरिकल आना ही आना है, हर साल पूछा जाता है और इस बार भी आने के पूरे चांसेज रहेंगे। तो अब आप लोग इसे नोट करो, आप देखते न्यूमेरिकल, ठीक है। आप देखो इससे बेस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसे भी देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। एक विलयन है जिसमें 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, दोनों का आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, पहले लिख लो, यहाँ पे आपको दिया गया 72 ग्राम जल, तो लिख लो 72 ग्राम जल दिया गया है, और क्या दिया गया? 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र जानते हो क्या होता है? एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है। सूत्र याद कर लो। देखो जल का H2O तो सबको पता है, एथिल अल्कोहल का होता है C2H5OH। तो आपको 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल दिया है। अब आपको एक चीज़ तो पता है, मोल अंश या मोल प्रभाज के लिए आपको मोलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विलेय के मोल जैसे था ना, मोल की संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो आपको मोल निकालने के लिए भार बटा अणुभार फॉर्मूला होता है, तो अणुभार भी निकालना पड़ेगा। तो यहीं पर अणुभार भी निकाल लेते, लिखते H2O का अणुभार बराबर, ठीक है, H2O का अणुभार। तो देखो आपको बता दें, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 6। ये याद रख लो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 6। तो यहाँ पे H2O का निकालना है, तो H2 कितने हाइड्रोजन? 2, तो 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 1 गुणे 2, फिर प्लस लगाओ, ऑक्सीजन का लिखो, ऑक्सीजन का कितना आपका, सॉरी ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। तो देखो आपका जल है H2O, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 गुणे
2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 1 गुणे 2 प्लस 16, जोड़ दो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया H2O का अणुभार। ठीक है, नीचे लिख लो 1 गुणे 2 प्लस 16। ठीक है, 1 गुणे 2 प्लस 16 बराबर 18 हो गया H2O का अणुभार। इसी टाइप से C2H5OH का अणुभार निकालो, C2H5OH का अणुभार। ठीक है, C2H5OH का अणुभार कैसे निकलेगा, कार्बन का होता है 12, तो कितने कार्बन 2, तो 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुणे 5 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो प्लस का 16, फिर एक हाइड्रोजन तो प्लस का 1। देख लो ध्यान से, इस वाले कार्बन का 12 होता है तो 12 गुणे 2 प्लस ये हाइड्रोजन तो 1 गुणे 5 प्लस ये ऑक्सीजन तो 16 और इस हाइड्रोजन का 1। आप जोड़ दो 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, जोड़ दोगे आ जाएगा 46। तो C2H5OH का अणुभार आ जाएगा 46। तो 72 ग्राम जल का कितना अणुभार आया 18, एथिल अल्कोहल का आया 46। अब आपको दोनों के क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है। तो चलो निकालते हैं। ठीक है, तो चलो दोनों के निकालते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाते, मान लो जल के निकाल लो, तो क्या करोगे, आपको बताया था कैसे निकालना है, जैसे विलेय के निकाले थे वैसे ही जल का निकालो। जल का मोल अंश निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहले अगर जल का निकालो तो ऊपर जल के रखो, ऊपर रख दो जल के मोल, और बटे में क्या हो जाएगा, विलियन के कुल मोल। विलियन में कौन कौन है, जल है और एथिल अल्कोहल, तो दोनों के जोड़ दो, H2O के मोल और प्लस का किसके हो जाएगा, एथिल अल्कोहल के मोल, एथिल अल्कोहल के मोल। ठीक है, देख लो ध्यान से, जल का मोल अंश बराबर जल के मोल बटे में जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल। आप देखो यहाँ से सॉल्व करके निकाल लो। ठीक है, सॉल्व करके निकाल लो यहाँ से। ठीक है, तो देखो जल के मोल कितने आएंगे, जल के मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका भार बटा अणुभार, तो किसका, जल का, तो सिंपल यहाँ से निकालो आपका जल के मोल। तो जल का भार कितना है 72 और बटे में अणुभार कितना 18। इसी टाइप से यहाँ पे इसका भी रखो 72 बटे 18 प्लस C2H5OH के, तो क्या फॉर्मूला होगा, C2H5OH का भार बटे में C2H5OH का अणुभार, क्योंकि भार बटा अणुभार फॉर्मूला होता है। तो भार कितना है इसका, ये रहा भार कितना है 92 और अणुभार कितना 46, तो 92 बटा 46। देख लो ध्यान से यार, कुछ नहीं, इसका भार रखो बटे में इसका अणुभार, इसका भार रखो बटे में इसका अणुभार, सॉल्व कर लो। 18 से काटो 72 को आ जाएगा 4, यहाँ पे 18 से 72 को 4 आ जाएगा, 46 से काटो 92 को 2, तो 4 बटे में यहाँ 18 से 72 काटा 4 प्लस यहाँ पे 2, 4 बटे में 4 प्लस 2, सॉल्व करो 4 बटा 6, निकाल लो 2 बटा 3, तो ये आ गया 2 बटा 3। ये 2 बटा 3 किसका आया, जल का मोल अंश। ठीक है, ये किसका निकला है, जल का, तो यहाँ से लिख लो जल का मोल अंश। तो ये जल का निकला। इसी टाइप से आपको क्या करना है, किसका निकाल लेना भैया, आपको C2H5OH का निकाल लेना। तो फॉर्मूला लगा देना C2H5OH का मोल अंश। ठीक है, मोल अंश बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा C2H5OH के मोल और बटे में किस किस के मोल, जल के और प्लस का C2H5OH के, जल के मोल प्लस का C2H5OH के मोल। ठीक है, ये फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा जैसे आपका उस पे लगा था। ठीक है, देखो जल पे लगा तो जल के मोल बटे में जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के, आप एथिल अल्कोहल का निकालोगे तो एथिल अल्कोहल के मोल बटे में जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल। सॉल्व कर लो, एथिल अल्कोहल के मोल तो कितने हैं, यही चीज़ रख देना सिंपल, 92 बटा 46 और बटे में यहाँ पे रखोगे जल के कितने आएंगे 72 बटे 18 और प्लस 92 बटा 46। ठीक है, सॉल्व कर लेना, 1 बटे 3 शायद आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, शायद यहाँ पे एथिल अल्कोहल का मोल अंश जो आएगा 1 बटा 3 आएगा। ठीक है, तो जल का 2 बटे 3 आ जाएगा, एथिल अल्कोहल का 1 बटे 3, सॉल्व कर लेना क्योंकि अब देख रहे हो जगह बची नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करो, 72 ग्राम और ये था 72 ग्राम जल, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, तो आप सबसे पहले उसका अणुभार निकालो, फिर मोलों की संख्या का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, सॉरी मोल अंश का फॉर्मूला लगाओ, जल के मोल बटे में जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, आप यहीं पे रख दो। या आप एक चीज़ और कर सकते थे, मान लो इनके मोल हम लोग अलग निकाल लेते तो ज़्यादा आसान हो जाता। जल का मोल का फॉर्मूला पहले लगाते तो क्या फॉर्मूला होता, देखो जल के मोल का फॉर्मूला लगाते तो फॉर्मूला हो जाता भार बटे में अणुभार, किसका भार, जल का बटे में आपका जल का अणुभार। ठीक है, तो भार कितना था जल का 72 रख देते यहाँ पे, अणुभार 18 रखते तो सिंपल जल का मोल यहीं पे 4 आ जाता। ठीक है, इसी टाइप से एथिल अल्कोहल का निकालते
एथिल अल्कोहल का, तो इसका भार बटे अणुभार हो जाता, भार था 92, अणुभार था 46, तो 92/46 हो जाता, और इसका आ जाता 2। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का 2, जल का 4। यहाँ पे सारी वैल्यू रख देना तो ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने बार बार सॉल्व किया, तो ये ना करके आप डायरेक्ट यही वैल्यू रखना, जल की जगह 4 और इस जल की जगह 4 और यहाँ पे 2। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व करना तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो एकदम आसान क्वेश्चन था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप चलते आगे। ठीक है, आप देखो जो अगला क्वेश्चन हमारे पास उसे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो बात करें द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है आपका, तो कहा गया किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। क्या कहा गया, किसी विलयन में किसी अवयव, अवयव वही चीज या विलेय या विलायक। ठीक है, तो किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। अगर मान लो यदि विलयन में 2 अवयव ए और बी है, ठीक है, ए और बी कहो, या विलयन में 2 अवयव विलेय और विलायक है, विलेय विलायक भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने मान लो लिख दिया यदि विलयन में ए और बी 2 अवयव है, तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। और अगर बी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो बी का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। मान लो ए का द्रव्यमान अगर डब्ल्यू ए है और बी का द्रव्यमान यदि डब्ल्यू बी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से ए का द्रव्यमान बटे में आपका विलयन का द्रव्यमान। देखो ए का द्रव्यमान क्या है, डब्ल्यू ए हमने मान लिया, और बी के द्रव्यमान को डब्ल्यू बी, तो यहाँ से डब्ल्यू ए आ गया, और विलयन के द्रव्यमान मतलब विलयन में कौन कौन है, ए और बी, तो उन दोनों का योग हो जाएगा, तो डब्ल्यू ए प्लस का डब्ल्यू बी इंटू 100, ये हो जाएगा फॉर्मूला। यहाँ से ए के द्रव्यमान को डब्ल्यू ए माना, बी के द्रव्यमान को डब्ल्यू बी, तो ये हो जाएगा इसका। अगर यहाँ से निकाले बी का द्रव्यमान डब्ल्यू बी बटे में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का मतलब वही दोनों का योग, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी और इंटू में 100, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ए का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, तो डब्ल्यू ए बटे में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। बी का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बी का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, तो डब्ल्यू बी बटे में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। तो ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या कहा गया था, किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है, फॉर्मूला रहा ये। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत भी समझ गए, आप चलते आगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, ठीक है, आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन आता है हमारे पास वो क्या है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाएं भी लिखिए। हेनरी का नियम क्या होता है और इसकी सीमाओं को लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो बात करें हेनरी का नियम क्या होता है, एकदम आसानी से देखेंगे। देखो कहा गया हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता का मतलब होता है घोलना। ठीक है, विलेयता का मतलब घोलना, विलेयता जो होती है दाब के समानुपाती होती है। और हेनरी के नियम को अगर समझना चाहते हो तो एक एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक की बोतल। आपने कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है उस पर क्या भरा होता है, द्रव होता है, और उसमें एक गैस भरी जाती है। जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो गैस फिर से आवाज करके बाहर निकल जाती है। तो उसी प्रेशर को लगाकर ही गैस को उस द्रव में घोला जाता है और ढक्कन बंद होने की वजह से वो गैस बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन जैसे हम ढक्कन को खोलते गैस बाहर निकल जाती है। देखो समझ लो, जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक पे क्या होता है, एक द्रव होता है। ठीक है, ठीक है, द्रव होता है और उस पर क्या होता है, गैस को घोला जाता है। मान लो अगर उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोला जाए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली है मान लो, तो देखो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में द्रव होता है, द्रव में क्या हुआ है, गैस घोली गई है। तो ये जो गैस की मात्रा या गैस की विलेयता है वो क्या होगी, दाब के समानुपाती होगी, क्योंकि गैस को घोलने में कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, कुछ दाब लगाना पड़ेगा, तब जाके वो गैस घुलेगी। ठीक है, और आपको पता है जैसे ढक्कन खोलते प्रेशर के साथ ही गैस बाहर निकल जाती है। तो वही चीज़ है, सिंपल। देखो कहा गया हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। इसका एग्जाम्पल वही कोल्ड ड्रिंक वाला है, द्रव में गैस घुली होती है, ढक्कन खोलने से प्रेशर से गैस बाहर, तो उसमें जो प्रेशर लगता है वही प्रेशर इस विलेयता के बराबर होगा, विलेयता के समानुपाती होगा। क्योंकि कहा गया हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब ये जो द्रव में गैस को घोला जा रहा है, घोलना का मतलब ही विलेयता है, गैस को जो द्रव में घोला जा रहा है वह विलेयता ही दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, समझ गए आप नियम क्या है, एकदम आसान से एग्जाम्पल है यार। ठीक है, कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता
आपके दाब के समानुपाती होती है। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो विलेयता होगी वो दाब के समानुपाती होगी। तो यहाँ से जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा, एक्स प्रोपोर्शनल, ठीक है, एक्स प्रोपोर्शनल ये कह सकते हो इसे, या समानुपाती का चिन्ह कह सकते हो, ठीक है। और एक्स जो होगा किसके समानुपाती होगा, दाब के अर्थात प्रेशर पी के, ठीक है। तो एक्स प्रोपोर्शनल में होगा या एक्स समानुपाती होगा पी के। एक्स क्या है, एक्स क्या है आपका, एक्स है गैस की मात्रा, ठीक है, गैस की मात्रा, गैस की जो इस द्रव में घुली गई मात्रा है वही क्या है, गैस की मात्रा, ठीक है, या लिख सकते हो गैस की द्रव में मात्रा, ठीक है। और पी क्या है, पी है दाब, पी क्या है, दाब है। आप जब यहाँ से हम निकालेंगे फॉर्मूला तो x बराबर आ जाएगा, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नीतांक आएगा KH। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा x इक्वल टू KH इंटू पी, जहाँ KH क्या होगा, KH को कहेंगे हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक, ठीक है, क्या कहेंगे, हेनरी नियतांक, ठीक है। सिंपल देख लो, x क्या है गैस की मात्रा, p क्या है दाब, और KH क्या है हेनरी नियतांक। तो यहाँ से फॉर्मूला x समानुपाती p, x बराबर KH इंटू पी, जहाँ KH हेनरी नियतांक, p दाब, x गैस की मात्रा है, ठीक है। तो ये है हेनरी का नियम, केवल इतना ही सूत्र लिख देना है। फिर बात आएगी हेनरी के नियम की सीमाएं। एक बार फिर से देखो, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है, जहाँ x क्या है गैस की मात्रा है, गैस की विलेयता भी कह सकते हो, p क्या है दाब है, और x इक्वल टू क्या हो गया, KH इंटू पी, जहाँ KH क्या है हेनरी नियतांक, ठीक है, इतना ही लिख देना है सिंपल आपको। अब बात आती है हेनरी के नियम की सीमाएं। तो हेनरी के नियम की सीमाएं कौन कौन सी है, पहली है यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, ठीक है, यह जो हेनरी का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। दूसरी सीमा है यह उच्च ताप पर तथा निम्न दाब पर कार्य करता है, ये जो नियम है उच्च ताप पर तथा निम्न दाब पर कार्य करता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती, ये केवल उन्हीं गैसों पर नियम लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती। तो ये है हेनरी के नियम की सीमा। इतना अगर आप लिख देते हो तो आपको 3 नंबर का पूछा जाएगा, तो 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, 3 या 5 नंबर पे पूछा जाता है। तो ये था हेनरी का नियम क्या और इसकी सीमाएं लिखिए, बस इतना ही लिखना, एकदम आसान सा नियम था। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब चलते हैं अगले नियम की ओर। आप देखो, बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास, राउल्ट का नियम क्या होता है, ठीक है, राउल्ट का नियम क्या है और इसकी सीमाओं को लिखिए। तो देखो इसे भी देखते हैं। प्रश्न कह रहा है राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए तथा इसकी सीमाओं को भी लिखिए। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का पूछा जाता है कि राउल्ट का नियम क्या है और इसकी सीमाओं को लिखिए। तो ये इसको भी एकदम आसानी से समझते। देखो आपसे कहा गया राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार आपसे कहा गया राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब किसी विलयन के वाष्पदाब का जो अवनमन होगा वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। यहां से देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, आप लिख सकते हो। आपसे क्या कहा गया, विलयन के वाष्पदाब का अवनमन, तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होगा, लिखते हैं वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होगा आपका विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के, अर्थात विलेय के मोल प्रभाज के, ठीक है, बराबर होगा। तो हमने बराबर कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्या लिख दिया, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज। तो वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन का सूत्र क्या होता है, वो होता है P0 माइनस में P बटे में P0। ये होता है आपका वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, P0 माइनस P बटे में P0। और विलेय के मोल प्रभाज का सूत्र हो जाएगा N1 बटे में N1 प्लस N2। ये हो जाएगा विलेय के मोल प्रभाज का सूत्र। यही आपका आएगा राउल्ट का नियम, ठीक है, यही है राउल्ट का नियम। P0 माइनस P बटे में P0 इक्वल टू N1 बटे में N1 प्लस N2। आप बात करें यहाँ पे P0 क्या है, P क्या है, तो ये सब देख लें। देखो यहाँ पे P0 जो है, P0 विलायक का वाष्पदाब है, विलायक का वाष्पदाब है, ठीक है। P0 विलायक का वाष्पदाब, P क्या है, P है विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब, ठीक है। P0 जो है विलायक का वाष्पदाब, P जो है विलयन का वाष्पदाब। N1 क्या है, N1 को कहते हैं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मोल। और N2 क्या है, N2 को कहते हैं विलायक के मोल। N2 क्या है, विलायक के
मोल। ठीक है, ये आपको सिंपल लिख देना है, बस कुछ नहीं करना। पहले परिभाषा लिखो, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज, और अवनमन का सूत्र हो गया P0 माइनस P बटे में P0 इक्वल टू N1 बटे में N1 प्लस N2, जहाँ P0 विलायक का वाष्प दाब, P विलयन का वाष्प दाब और N विलेय के मोल और N2 विलायक के मोल है। बस इतना लिख देना और कुछ नहीं करना। अब बात आती है राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो देखो इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं। यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। यह नियम कहाँ लागू होता है? केवल तनु विलयन पर लागू होता है। फिर है यह नियम केवल आवासशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। यह नियम केवल आवासशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। तीसरा नंबर है वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। तो ये तीन सीमाएं, पहला यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होगा, दूसरा यह नियम केवल आवासशील पदार्थ के विलयन पर लागू होगा, तीसरा वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। तो ये है राउल्ट का नियम और इसकी सीमाएं। तो आपने इसको भी अच्छे से समझ लिया। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि परासरण तथा परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, कि परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। तो चलो इसे भी देखते हैं। तो देखो सिंपल पहले हेडिंग पढ़ी, परासरण क्या है। तो देखो हमने लिखा विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। क्या कहा गया? विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण। मान लो ये विलायक है, एकदम छोटा सा आपको समझा दे रहे हैं। मान लो यहाँ पे ये अर्ध पारगम झिल्ली लगी हुई है, तो देखो और ये क्या है आपका विलयन। तो विलायक का अर्ध पारगम झिल्ली, ये मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए, ये विलायक इसमें इस बर्तन में भरा है, इसमें विलयन भरा है। तो विलायक का इस अर्ध पारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवाह ही परासरण कहलाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना ही परासरण कहलाता है। देखो कहा गया विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। सिंपल केवल परिभाषा पूछी जाती है इसकी कि परासरण और परासरण दाब क्या है। ठीक है, तो आपको ये लिख देना कि विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। अब इसके बाद बात आती है परासरण दाब क्या है। ठीक है, परासरण दाब क्या होता है। तो देखो परासरण दाब क्या होता है, जैसे आपका परासरण पे क्या हुआ, देखो परासरण पे क्या बताया, पहले परासरण समझो फिर दाब बताएं। देखो परासरण का मतलब है कि विलायक का विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। और विलायक का विलयन की ओर प्रवाह कैसे होता है? अर्ध पारगम झिल्ली से होकर। तो परासरण दाब पे क्या होगा, ये जो आपका विलायक से विलयन की ओर प्रवाह हो रहा है, इसी प्रवाह को किसी दाब के लगाने से रुक जाएगा ये प्रवाह। मान लो जैसे विलायक से विलयन की ओर प्रवाह हो रहा है, अगर हम इस पर कोई बाहरी दाब लगाए जिससे ये प्रवाह रुक जाए तो वह दाब ही परासरण दाब कहलाएगा। देखो समझो, यहाँ पे हमने लिखा अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए, मतलब जो विलायक से विलयन की ओर प्रवाह हो रहा है, मतलब विलयन में क्या होगा, विलायक का प्रवेश होगा। तो उसको रोकने के लिए, प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। मतलब जो परासरण की क्रिया को रोके वह दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण क्या है? विलायक का अर्ध पारगम झिल्ली से होकर विलयन के ओर प्रवाह परासरण कहलाता है, और अगर इसको किसी दाब द्वारा रोक दिया जाए तो वो परासरण दाब कहलाता है। देख लो, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन के ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण दाब अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये था परासरण तथा परासरण दाब। इसे भी नोट कर सकते हो, एकदम आसानी से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी परिभाषा ही पूछी जाती है। ठीक है, आप देखो भैया जो अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हर साल पूछा जाता है कि वान ठाप गुणांक क्या है और यह अणुसंग गुणों को किस प्रकार से संबंधित है या अणुसंग गुणों से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो देखो वान ठाप गुणांक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा गया वान ठाप गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा यह अणुसंग गुणधर्म से किस प्रकार से संबंधित है। तो चलो देते हैं इसकी परिभाषा। सिंपल वान ठाप गुणांक की परिभाषा ये है कि किसी अणुसंग गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है अणुसंग गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे में अणुसंग गुणधर्म का सामान्य मान। ठीक है, I बराबर क्या होता है? अणुसंग गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे में अणुसंग गुणधर्म का सामान्य
सामान्य मान, ठीक है। और बात करें अणुसंग गुणधर्म क्या होते हैं। अणुसंग गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाष्पदाब में अवनमन, दूसरा हिमांक में अवनमन, तीसरा क्वथनांक में उन्नयन और चौथा क्या होता है आपका परसरण दाब। और इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। देखो वाष्पदाब में अवनमन का होता है पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट इक्वल टू एक्स। क्वथनांक में उन्नयन का होता है डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। हिमांक में अवनमन का होता है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। और परसरण दाब का होता है पाई इंटू सी आर टी। ये 4 प्रकार के अणुसंग गुणधर्म होते हैं। आप कहा गया वान ठाप गुणांक इससे किस प्रकार से संबंधित है। यही कहा गया ना कि वान ठाप गुणांक कहा गया। देखो यह कहा जाए या वान ठाप गुणांक अणुसंग गुणधर्म से किस प्रकार से संबंधित है। तो इन चारों अणुसंग गुणधर्मों से ये वान ठाप गुणांक आई हमारा किस प्रकार संबंधित होगा। कुछ नहीं करना, देखो बस इसके फॉर्मूले में आपको आई का गुणा कर देना। जितने फॉर्मूले इनमें आई का गुणा हो जाएगा, यही है इसका संबंध, ठीक है। ये जो पाई बराबर सी आर टी था, यहाँ पे हो जाएगा पाई बराबर आई सी आर टी। ये बस इतना ही संबंध है, इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही इसका आंसर, इतना ही लिखना है। क्या लिखना है, पहले परिभाषा किसी अणुसंग गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर अणुसंग गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे में अणुसंग गुणधर्म का सामान्य मान। फिर अणुसंग गुणधर्म 4 प्रकार के वाष्पदाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परसरण दाब। और वाष्पदाब में अवनमन का फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन आई का गुणा हो जाएगा वान ठाप गुणांक का। वैसे ही डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम होता है, लेकिन वान ठाप गुणांक का गुणा। यहाँ पे भी वान ठाप गुणांक का, यहाँ पे भी वान ठाप गुणांक का गुणा। तो ये है वान ठाप गुणांक क्या है और ये अणुसंग गुणों से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखा इनके सभी फॉर्मूले में वान ठाप गुणांक का गुणा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लेना। आप देखो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप बात कर लेते हैं थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख ले जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन जो है इसको तो एकदम गांठ बांध के रख लेना, एकदम याद ही कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हर साल पूछा जाता है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हर साल आता है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, चाहे जिस साल का पेपर देख लो। तो ये आपको एकदम याद कर लेना। इसकी मोलरता जो होती है 55.56 होती है, ठीक है। 55.56 मोल प्रति लीटर होती है। 4 ऑप्शन थे, 55.56, 5.556, 0.18, 0.0018, ठीक है। तो इसकी आपको एकदम याद कर लेनी कि शुद्ध जल की मोलरता 55.56 मोल प्रति लीटर होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल फंसता है, ठीक है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंग गुणधर्म है। कौन सा अणुसंग गुणधर्म, 4 ऑप्शन, श्यानता, परसरण दाब, प्रकाशिक गुणन, पृष्ठ तनाव। बताओ कौन सा अणुसंग गुणधर्म। अभी बताया था 4 अणुसंग गुणधर्म होते हैं, वाष्पदाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन और चौथा परसरण दाब। तो परसरण दाब जो हो जाएगा ये एक प्रकार का अणुसंग गुणधर्म हो जाएगा। 4 अणुसंग गुणधर्म होते हैं। और ये जान लो अणुसंग गुणधर्म है क्या। अणुसंग गुणधर्म का मतलब है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। अणुसंग गुणधर्म का मतलब क्या है, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे वो अणुसंग गुणधर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विलयन कहा गया, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। देख लो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो आपको एक चीज बताया, अणुसंग गुणधर्म। अणुसंग गुणधर्म का मतलब है अणुओं की संख्या पर निर्भर करना। तो जो अणुओं की संख्या पर निर्भर ना करे वो अणुसंग गुणधर्म नहीं है। तो आपको यहाँ पे यही कहा गया कौन सा विलयन का ऐसा गुण है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, अर्थात जो अणुसंग गुणधर्म नहीं होगा वही अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। तो वाष्पदाब अवनमन, हिमांक अवनमन, पृष्ठ तनाव, परसरण दाब। तो देखो ये भी अणुसंग गुणधर्म है, ये भी अणुसंग गुणधर्म है, ये भी अणुसंग गुणधर्म, लेकिन ये नहीं पृष्ठ तनाव। तो ये क्या होगा, ये अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। ये तीनों तो अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे क्योंकि अणुसंग गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही। अगला है निम्नलिखित में से किसका परसरण दाब सबसे कम होता है। 4 ऑप्शन, पोटेशियम क्लोराइड विलयन, स्वर्ण विलयन, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन, एल्युमिनियम फास्फेट विलयन। तो इसकी आपको एक ट्रिक बता दें, आपसे जब पूछा जाए किसका परसरण दाब कम, किसका परसरण दाब ज्यादा, तो एक ट्रिक इसकी है कि जिस विलयन में ज्यादा आयन होंगे उसका परसरण दाब ज्यादा होगा, जिसमें कम आयन होंगे उसका परसरण दाब कम होगा। ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं, जिस पे ज्यादा आयन होंगे, आयन का मतलब जैसे प्लस आयन माइनस आयन, ठीक है, पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन, ये होते हैं आयन। तो जिसमें आयन ज्यादा उसका परसरण दाब ज्यादा होगा। देख लो यहाँ पे
पोटेशियम क्लोराइड विलयन, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KCl, तो K प्लस होगा वैसे भी, तो आयन है इस पे भी। स्वर्ण विलयन, स्वर्ण विलयन, क्या स्वर्ण विलयन में कोई आयन होता है? नहीं होता, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन, मैग्नीशियम पे ही देख लो Mg है, Mg पे 2 प्लस और Cl पे 1 माइनस, तो 3 आयन तो इसमें हो गए। एल्युमिनियम फास्फेट, Al पे तो 3 हो रहे हैं वैसे भी, ठीक है, Al 3 प्लस होता है ना, तो 3 आयन इस पे भी, तो इसमें भी आयन, इसमें भी आयन, इसमें भी आयन, तो तीनों में आयन, अर्थात इसका परस्पर दाब ज्यादा होगा। तो कह रहा है किसका परस्पर दाब सबसे कम होता है, तो कौन हो जाएगा? स्वर्ण विलयन, ठीक है। इसका तीसरा ऑप्शन सही। बस ये याद रखो, जिस पे ज्यादा आयन उसका परस्पर दाब ज्यादा, जिस पे आयन ही ना वो उसका परस्पर दाब एकदम कम, तो स्वर्ण विलयन का परस्पर दाब एकदम कम होता है। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो पे यार इतना ही। तो ये था चैप्टर 1 विलयन सॉल्यूशन के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके प्रीवियस ईयर पे, सारे क्वेश्चंस को देखा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को यार तैयार आपको करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो पे, जिस पे हम चैप्टर 2 जो है हमारा विद्युत रसायन, उसका 1 शॉर्ट देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।